गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके बच्चों, लेट्स सी कि क्या हो रहा है ना। Okay. Now, today we will discuss about Unit 2. ठीक है, और आज से हम अपनी क्लासेस को रेगुलर रखेंगे एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग बहुत अच्छा, बहुत इजी एंड वी विल गो विथ ईज। हम बिल्कुल भी भड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी इन अ मैनर कि आप हर चीज को तैयार करते जाएं, आपको दोबारा कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े, मीन्स एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ना पड़े। ऑनलाइन मोड एक बहुत अच्छा मोड है। इसमें जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आप कभी भी सेम चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज वीडियोज विल बी अवेलेबल विद इन दैट मीडिया, जिस मीडिया को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो एग्जांपल कि आपने आज कुछ पढ़ा और कोई चीज कुछ दिनों में भूल गए, सो यू नीड नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जस्ट गो टू दैट टॉपिक पार्टिकुलर, ठीक है, और उसके बाद आप सर्च कर लें कि ये टॉपिक था या ये टॉपिक था, और मैं वन बाय वन आपको इन डिटेल पूरा टाइम लेकर मैं सिखाते जाऊँ, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, जिससे कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर दूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक, ठीक है, फ्रॉम यू ऑल, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है एंड द डिस्प्ले इज क्वाइट क्लियर। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार सी डिस्प्ले आ रही हो, धब्बा आ रहा हो या फिर कोई दिक्कत हो, आपको वीडियो दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है। उसके लिए आप मुझे यस सर में रिप्लाई करें, है ना, यस सर में रिप्लाई करें और मैं कंफर्म करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ओके श्रमी बेटा, ओके स्टार्टिंग। यूनिट 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपको अगेन प्रोवाइड करने वाली है 7 to 8 मार्क्स, ठीक है, 7 से 8 नंबर के लिए ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े कर देते हैं, इनके हिस्से कर देते हैं और वन बाय वन हम इन हिस्सों को खत्म करते हैं, ठीक है। सो वी विल हैव द होल यूनिट इन अ वन गो, ठीक है। हम टुकड़ों में इन सबको कवर करते हैं और हम एक साथ ये पूरी यूनिट कवर कर जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट एनी ऑफ द मैटर, ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी सराउंडिंग में सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं या फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो जरा याद करें कि वी हैव फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हुई थी, या तो चार्ज रेस्ट पर आ गए थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर चार्ज मूव करने लगे थे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पहला टॉपिक था, जो पहला चैप्टर आप पढ़ चुके, पहले यूनिट आप पढ़ चुके, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मींस द चार्जेस वर एट रेस्ट। इस यूनिट में चार्ज रेस्ट पर नहीं होंगे, चार्ज मूव कर रहे होंगे, एंड द मूविंग चार्जेस, अगर किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करते हैं तो उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कह रहे हैं करंट। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स the rate of flow of charge. Electric current means the rate of flow of charge. ठीक है, मानकर चलो कि ये कंडक्टर है तुम्हारे पास, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। प्लीज बेटा ध्यान से सुने, हम चीजों को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन एक बार जब अगर हो जाए तो वो चीज तुम्हें पता रहनी चाहिए। हम क्लासिफाई कर चुके हैं कि कंडक्टर्स कौन है, इंसुलेटर्स कौन है। ठीक है, हम क्लासिफाई कर चुके हैं इनके बारे में कि कंडक्टर्स कौन है, इंसुलेटर्स कौन है। तो अगर हम इनको क्लासिफाई कर चुके हैं तो हमें बार बार इन चीजों को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, इस चीज को थोड़ा सा समझ के रखना। ठीक है, तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब ये कंडक्टर है तो इसके पास कौन है? इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई भी कहीं भी आ रहा है जा रहा है, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, तो जब करंट पास होता है तो उस कंडीशन में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक क्रॉस सेक्शन से किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन की तरफ चलते हैं, या तो इधर से इधर जा रहे होंगे या फिर सारे के सारे इधर से इधर आ रहे होंगे। कोई भी एक रास्ता वो प्रिफर करते हैं और उस एक रास्ते में वो चलते हैं। इस तरीके से हम करंट की क्लासिफिकेशन देते हैं, क्योंकि ये करंट ऑफ इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है, क्योंकि ये चार्ज का करंट है इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने हो पहले से प्रीवियसली, वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट जो हवा की लहरें आती हैं, तो सॉरी पानी की लहरें आती हैं तो उसे वाटर करंट बोलते हैं, और जो हवा की लहरें आती हैं उसको भी हम एक करंट बोलते हैं जिसका नाम है एयर करंट। तो जब वो प्रोपोगेट करता है या वो चलते हैं तो उनको भी हम करंट का नाम देते हैं। और इसी तरीके से जब चार्ज चलता है, और चार्ज भी सिनुसॉइडल चलता है, सिनुसॉइडल मतलब पल्स बनाकर। ठीक है, तो जब चार्ज भी सिनुसॉइडल चलता है तो चार्ज को भी हम, चार्ज के लिए भी हम करंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये कौन आ जाता है? ये आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यू गॉट दिस वर्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, और इसकी इक्विवेलेंट यूनिट है, प्लीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट बहुत यूजफुल होती है आपके रिलेशंस को डिफाइन करने में। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट हो जाती है, चार्ज की हो गई कूलम और टी की हो गई टाइम, दैट इज सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट फॉर एम्पियर इक्विवेलेंट, दैट इज 1
एम्पियर कैन डिफाइन इटसेल्फ एज 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है, अगर इसको आप क्वेश्चन बोले कि 1 एम्पियर डिफाइन करना है, क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है तो आप क्या बोलने वाले हैं? इट इज दैट करंट ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करने वाले हैं तो इट इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge passes through a conductor या passes through a conductor in 1 second। ठीक है, 1 ampere is that current when 1 coulomb of charge passes through ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज यानी 1 कूलम का चार्ज अगर पास हो जाता है किसी कंडक्टर से तो उसे हम कहते हैं उसके लिए 1 एम्पियर। और ऐसे 1 एम्पियर या 1, ये जो 1 वाले टर्म होते हैं ना, कहीं पर भी किसी से भी पूछे जा सकते हैं, यानी किसी भी यूनिट के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन आपको कंडक्टर इंसुलेटर की मैंने पहले यूनिट में ही सिखा दी थी, और कंडक्टर इंसुलेटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, इन सब के ग्राफ प्लॉट कराना सिखा दिया था। कितना पोटेंशियल होता है अंदर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, ये सारी बातें मैं आपको सिखा कर आया हूँ। तो उसी के बेस को हम यूज करने वाले हैं और वहीं से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए। मैं इसके आगे जा रहा हूं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर, और ये डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं अगले टॉपिक की। आप पॉज कर लेना, दोबारा जब वीडियो देखो कभी तो प्लीज पॉज करके आप सारे कंटेंट को लिखकर और बुक को सामने रखकर पढ़े, है ना। बुक को सामने रखकर पढ़े। बुक को सामने रखने से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे और जिन पे डाउट भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं मिले, डाउट भी मिलेगी और उस डाउट को आप मुझसे पूछेंगे। तो टॉपिक जो मुझे कराना है आज, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस जो कंटेंट का नाम है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इसकी डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आती है, इसका रिलेशन एग्जामिनेशन में आता है, और इस पूरे चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और यहां से नॉलेज मिलेगी चीजों को समझने की। ठीक है, आपको रियलिटी पता चलेगी हमारे कंडक्टर्स के बिहेवियर की और करंट के पासेज की, और उसके बाद इनमें कौन कौन सी चीजें वेरी कराती हैं उनसे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के लिए आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। तो भाई वी हैव अ कंडक्टर, अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर की क्लासिफिकेशन भी दे दो। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंफर्म, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये जो मटेरियल है ये किसी न किसी से बना होगा, तो आपने पढ़ रखा है रेजिस्टिविटी इज इट्स प्रॉपर्टी। तो इसका नाम रेजिस्टिविटी है, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम रेजिस्टिविटी या फिर इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, रो को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
और these are the factors affecting resistance R बराबर रो L अपॉन A। कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये बात हमें 10th क्लास में पढ़ा दी गई थी, तो हम उसको वहीं से ले रहे हैं डायरेक्ट। एक तार है, एक वायर है। वायर यूजुअली कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, तो एक कंडक्टिंग वायर है। भाई वायर ऑलवेज सिलेंडर शेप के होते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर की पोर्शन मैंने दे दी जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका नेचर दैट इज रेजिस्टिविटी इज रो। सो इसके पास क्या है? इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल इन द पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कैपिटल N टोटल, ठीक है। कैपिटल N टोटल होते हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, दैट इज n अपॉन v, और v का मतलब होता है a इंटू L, ठीक है, एंड दैट इज स्मॉल n। आई होप कि ये सारे टर्म आपको पता है, ठीक है। कैपिटल N और स्मॉल n के बीच में रिलेशन मैंने दे रखा है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से चल रहा है। हर टर्म का अपना मतलब है, ठीक है। कंडक्टर्स के पास क्या है? कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स and they move randomly। कैसे मूव कर रहे हैं वो? रैंडमली, उनकी मर्जी है, कोई भी कहीं भी जा रहा है, मतलब नशे में है सब, ठीक है। कोई भी कहीं भी जा रहा है और कोई भी कहीं भी जा रहा है, तो इन रैंडम मोशन का जो कारण है वो क्या है कि इनके पास कोई सोर्स, यानी कि इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अभी सब कोई भी कहीं भी जा रहा है, जैसे कि आप लोग, आपको गाइड करने वाला अगर कोई कहीं नहीं हो तो कोई भी कहीं भी जा रहा है, आपको गाइड कर दे कि बेटा ये चीज गलत है, ये चीज सही है, आपको ये काम करना चाहिए, इस चीज में ये फील्ड है, इस चीज में ये फील्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस आप उस तरफ चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। तो सिमिलर मैनर में कि इलेक्ट्रॉन्स के पास, कंडक्टर के पास अभी कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? दे आर मूविंग रैंडमली, ठीक है। छोटे छोटे से टर्म्स हैं, प्लीज सुनते रहना, क्वेश्चन देखते रहना और आंसर देते रहना, यानी खुद से पूछना शुरू करो। भाई कंडक्टर और इंसुलेटर में जो स्पेशल डिफरेंस है, जो वन मेन डिफरेंस है, वो क्या है? तो हमें पता चला कंडक्टर और इंसुलेटर में जो वन मेन डिफरेंस है वो ये है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए जो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स जब एनर्जी कैरी करते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी कैरी करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है? तो वो एनर्जी यहां से वहां चली जाती है, और इस तरीके से जो मटेरियल होता है, जो वायर होता है, वो एनर्जी को पास कर देता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो जब आपकी एनर्जी यहां से वहां चली गई तो इस एनर्जी को, ट्रांसफर को ही हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ठीक है। अब उस एनर्जी ने क्या किया? उस एनर्जी ने आपका पंखा चला दिया, उस एनर्जी ने आपकी लाइट जला दी, तो भाई जो भी काम होगा हीटिंग इफेक्ट दे देगा, है ना। तो जो भी काम कर दे रही है, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए बाय सम मींस, और वो मीन कौन है? वो मीन है वायर। तो वी से दैट कि अपना काम चल रहा है, जो हमें चाहिए वो हो रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंडक्टर, तो कंडक्टर ये काम करता है, जबकि इंसुलेटर ऐसा काम नहीं करता। इंसुलेटर में अगर एनर्जी पास करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, वो जल जाएगा। मतलब आप उसमें आग लगा दो तो आग इन द फॉर्म ऑफ हीट वो डेवलप कर सकता है, लेकिन वो कंडक्शन नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए, तो अब कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दे मूव रैंडमली। अब क्वेश्चन आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रेस्ट पर रहने चाहिए ना, अभी तो इनके पास एनर्जी है नहीं, एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दे आर मूविंग
रैंडमली। प्लीज मैं फिर से कहूंगा कि आपके पास पॉजिटिव चीज ऑनलाइन की ये है कि आपका कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा रहेगा और मैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं और मैं आपको याद दिलाते रहूंगा कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, और जो मैं अभी बता रहा हूं ये है कॉन्सेप्ट। आपको चीज समझनी पड़ेगी और चीज समझ में ना आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लेना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। वैसे मैं आपको ऐसा कोई कॉलम आने नहीं दूंगा, मैं सब चीज क्लियर करते जा रहा हूं वन बाय वन। तो मैंने क्या कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बता दिया। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे दिमाग में आया अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रेस्ट पर रहने चाहिए, वो चल क्यों रहे, भाग दौड़ क्यों रहे। तो हमें पता चला कि भागने दौड़ने चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर इनके पास अभी एनर्जी नहीं है तो फिर ये रेस्ट पर रहने चाहिए थे, ठीक है भाई, यही तो कह रहे हैं। एग्जांपल ले लो कि ये तार है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो इससे थोड़ा ऑड फील आएगा। ये कोई वायर है, ठीक है, प्लास्टिक का इंसुलेशन और इसके अंदर कॉपर की वायर, ठीक है, ये कोई वायर है। इस वायर में, इस वायर का क्रॉस सेक्शन A है, इस वायर की लेंथ L है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मानकर चलो कि अगर ये तार है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसके अंदर होंगे, है ना। अब इसके अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है, हाँ, एक चीज और। अब आपको ये समझना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी तक आप पहली यूनिट में जब बोलते थे कि चार्ज दिया है, तो वो चार्ज क्या होता था, और उसकी वजह से आप बोलते थे कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ जाता है ना। और लेकिन अब जो कहानी है वो अलग है। तब हम पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज फील इट, कि तब हम पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस शो स्किन इफेक्ट, कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर वो चार्ज आ जाते थे। चार्ज नेवर रिजाइड इनसाइड दैट, अंदर नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन जब पोटेंशियल यानी कि इन दोनों एंड पर हम बैटरी लगा देंगे, ठीक, कनेक्ट कर देंगे इनको, तो बैटरी लगाने से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इलेक्ट्रॉन इसकी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अब आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे, अब आप करंट पढ़ने वाले, और करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं अंदर से अंदर, ठीक है, तो अंदर ही अंदर ट्रेवल करेंगे। तो उनके लिए अब आपका क्या होगा, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, आपने बैटरी इस तरीके से कनेक्ट की है। तो फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हैं ये सब के सब भागने की कोशिश करेंगे और इसके पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और करंट जो हमारा है वो यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा, यानी कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर चलेगा। दैट इज द मेन करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन है I और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहती है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं बना अभी तक? ओके, गुड, ठीक है। जो करंट है वो इधर चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर चलेंगे, और दे मूव ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, यानी करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस ढंग से आया कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको नॉर्थ साउथ रख दिया। तो भाई एक तार है, नॉर्थ साउथ रख दिया। अब नॉर्थ साउथ रख दिया है, करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? तो आपको बताना है करंट अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहा होगा। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको तैयार होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एंड करंट की जो फ्लो होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी अगर हम फील करें कि एनर्जी नहीं है उनके पास तो उनको रेस्ट पर रहना चाहिए। अब देखा हमने कि दे आर मूविंग रैंडमली, क्योंकि ये बात मैंने आपको लिख कर दे दी कि दे आर मूविंग रैंडमली। अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं बिना किसी कनेक्शन के,
तो फिर वो रैंडमली मूव कर कैसे सकते हैं? तो पता चला कि देयर रैंडम मोशन is due to thermal agitation। ठीक है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द याद रखना। इनके पास जो एनर्जी आती है मूव करने के लिए, रैंडम मोशन करने के लिए, कौन सी एनर्जी है? ये थर्मल एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ हीट, ये एनर्जी ड्यू टू हीट। ठीक है, शब्द क्या यूज करते हैं हम प्रॉपर? थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, थर्मल एजिटेशन का मतलब अगर समझना है, ठीक है, तो क्या करो, रोटी बन रही हो, ठीक है, या रोटी बन चुकी हो, तवे की बात कर रहा हूं मैं, रोटी बन रही हो या रोटी बन चुकी हो। रोटी बन चुकी हो, तवे को उठाओ, साइड में रखो, यानी एक प्लास्टिक नहीं, लोहे की या फिर लकड़ी की चेयर के ऊपर रख दो और उस पर बैठ जाओ। और बैठने के बाद आप जो करोगे ना, क्या करोगे? भागोगे, जाहिर सी बात है। तो अगर भागोगे तो वो भागने की जो कहानी है, दैट इज द थर्मल एजिटेशन, दैट यू गेन दैट एनर्जी एंड यू एजिटेटेड टू डू सम वर्क। और वो क्या कर रहा है? आप कहां भागोगे? आपको कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी, आप किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर जाओगे। ठीक है, और ऐसा काम अगर 10, 20, 50 लोग मिलकर एक साथ कर रहे हो तो फिर मजा ही अलग है। फिर तो आप पूरे के पूरे कंडक्टर के बिहेवियर की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि थर्मल एजिटेशन वर्ड क्या है। थर्मल एजिटेशन का मतलब है एनर्जी ऑफ हीट। हमारी सराउंडिंग में गर्मी होती है ना, हमारी सराउंडिंग में गर्मी, यानी कुछ तो टेम्परेचर होगा, तो कंडक्टिंग मटेरियल भी उसी टेम्परेचर पर होते हैं, यानी कि सराउंडिंग में जो मटेरियल्स होते हैं वो भी उसी रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, तो वो उस टेम्परेचर पर होंगे। तो उस टेम्परेचर पर उनको जो गर्मी मिल रही होगी, उस गर्मी से वो इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव करा रहे होंगे, क्योंकि अभी उनके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उनके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी तो सब तरफ से आ रही है, तो दे आर मूविंग रैंडमली। क्लियर? जब वो रैंडम मूव कर रहे हैं, जब वो रैंडम मूव कर रहे हैं, तो लेट देयर इनिशियल वेलोसिटीज बी u1, u2, un। क्या मान लिया मैंने मान लिया कि क्योंकि अब वो चल रहे हैं, दे आर मूविंग रैंडमली, तो उनके पास उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट वेलोसिटी होंगी। कोई तेज चल रहा होगा, कोई धीरे चल रहा होगा, कोई चल ही नहीं रहा होगा, किसी पे टक्कर पड़ेगी तब चलेगा, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अपने आप को मैनेज करे हुए हैं विद इन दैट सिस्टम, विद इन दैट वॉल्यूम। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेलोसिटी है, मैंने प्रेफर कर ली। क्या ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम को छोड़कर कहीं जा सकते हैं? तो भाई अभी क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं है, दे विल नॉट मूव आउट एंड हेंस द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज will be zero, will be zero, that is u1 plus u2 plus k dot dot plus k un upon n is found to be zero. This is my equation number 1. I hope you found that word correct, कि आपने ये चेक किया कि सिस्टम के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनके पास वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, वेलोसिटीज होंगी, और उन वेलोसिटीज की बेसिस पर आपका जो सिस्टम है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे। और जब वो मूव कर रहे होंगे तो क्या वो सिस्टम छोड़कर जा सकते हैं? तो आंसर पता चला, नहीं, वो सिस्टम छोड़कर नहीं जा सकते। रीजन ये रहा कि दे विल बी रिमेनिंग विद इन दैट सिस्टम, क्योंकि आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है अभी। ठीक है, तो उनकी जो मीन लेंगे इनिशियल वेलोसिटीज का, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, बट आफ्टर द कनेक्शन ऑफ बैटरी ऑब्लिक सेल, अगर हम किसी सर्किट में बैटरी या सेल लगा दें तो क्या होगा? तो आपको सिंपल सा काम समझना है कि बैटरी या सेल को कनेक्ट करने से दे विल अलाइन देमसेल्फ। ये सारे के सारे जो रैंडम मोशन कर रहे थे, मैं डायग्राम को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे, ये क्या करने वाले हैं? ये अपने आप को अलाइन करने वाले हैं। तो बैटरी का जरा कनेक्शन चेक करें, ठीक है, मैं यहीं पर बना रहा हूं। तो बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, मान लो ये, ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल ने इस वाले हिस्से को क्या कर दिया? पूरा प्लस, और लोअर पोटेंशियल ने इस वाले हिस्से को क्या कर दिया? पूरा माइनस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे प्रीवियसली भी थे और अभी भी होंगे, दे विल अलाइन देमसेल्फ, वो अपने आप को एक रास्ते में लगा लेंगे, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। कहां चलेंगे? दे विल गेट आउट डेफिनिट डायरेक्शन, उन सबको एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन मिल जाएगी, एंड दे विल स्टार्ट टू मूव अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्लीज शब्द नोट करें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव होते हैं। तो इस नेगेटिव से रिपेल करेंगे और इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ जाना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है। एट द सेम टाइम आपका जो करंट है, जिसको आप करंट बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक चीज है करंट, और वो करंट कहां जाएगा? वो करंट प्लस से माइनस में चलेगा इन अ कंडक्टर। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस करंट की डायरेक्शन, और माइनस से प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्शन यानी कि डायग्राम दोबारा बना दिया। तो अब जब भी नोट्स बनाए तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं? मैं आपके लिए लिखते भी जा रहा हूं कंटेंट। तो प्लीज नोट्स में जो लैंग्वेज होती है छोटी छोटी सी, उनको तैयार करते चलें। डायग्राम 2 बार बनेंगे, एक बार रैंडम मोशन का बनेगा, है ना, बिना बैटरी वाला, एक बार पार्टिकुलर डायरेक्शन का बनेगा विद बैटरी वाला। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बना लिया। और जब आपने लिखा बट आफ्टर द कनेक्शन ऑफ बैटरी, वो क्या करेंगे? दे विल अलाइन एंड मूव इन अ सेम डायरेक्शन। वो सब के सब एकदम डेफिनेट जो इधर भटक रहते हैं ना, वो सब एकदम अलाइन हो जाएंगे और दे विल मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी न किसी एक डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर वो चलेंगे, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। कौन चल रहा है माइनस से प्लस की तरफ? इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ। और होल्स अभी इसमें नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव आयन अभी इसमें नहीं है क्योंकि हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो आपको देखने को, यानी कि वो मैं खुद ही बताते चलूंगा कि क्या होते हैं इनके नाम, इनके काम। तो जब बैटरी कनेक्ट हो गई तो उनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो देयर फाइनल वेलोसिटीज विल बी, देयर फाइनल वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो गई और क्या हो गई? v1, v2, डॉट डॉट vn, ठीक है, उनकी फाइनल वेलोसिटीज हो गई ये सारी v1, v2, डॉट डॉट vn। तो जब ये फाइनल वेलोसिटीज हो गई तो इनकी बेसिस पर जब हम इनको डिफाइन करने लगे, इनको समझाने लगे, तो क्या समझाया जरा चेक करो। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होती है? v is equals to u plus at. Using first equation of motion, that is v is equals to u plus at, ठीक है। यस सौरभ बेटा, यस, इट इज रिकॉर्डिंग, आप परेशान ना हो। तो जब v is equals to u plus at मैं यूज कर रहा हूं, तो ये सबके लिए यूज करूंगा ना, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा
V1 बराबर U1 प्लस के AT1, ठीक है, V1 बराबर U1 प्लस के AT1। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा V2 बराबर U2 प्लस के AT2, और तीसरे वाले के लिए हो जाएगा V3 बराबर U3 प्लस के AT3 एंड सो ऑन, ऐसे सबके लिए हो जाएगा। और Vn बराबर Un प्लस के ATn, ठीक है, इन जनरल ये टर्म्स हो जाएंगे, ठीक। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। मेरी वेलोसिटी फाइनल बदल गई, दैट बिकेम v1, मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, मेरा टाइम भी बदला t1, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा। आपने सब में a लिख रखा है, क्या एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा? तो मेरा आंसर है नो, एक्सीलरेशन विल नॉट चेंज। अब आप पूछे क्यों, कैसे नहीं एक्सीलरेशन चेंज होगा? तो मैं आपको उसको दिखाता हूं मैथमेटिकली, ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखाता हूं मैथमेटिकली एक्सीलरेशन क्यों नहीं चेंज होगा। हमें पढ़ाया गया F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma। भाई ये जो मास है वो किसका है? ये मास है इलेक्ट्रॉन का। देन वी कैन से दैट F बराबर mea, क्योंकि चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की तो मोशन की स्टडी कर रहे हो। अच्छा, तो F बराबर QE भी तो होता है, F बराबर QE, और Q कितना है? माइनस E, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये फोर्स किसकी वजह से है? ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर है जो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये फोर्स उस मास पर है जो a एक्सीलरेशन से चल रही है। क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है? आंसर है यस, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो उस पर फोर्स काम कर रही होगी। क्या वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है? नहीं, पता चला नहीं यार, पहले वेलोसिटी u1 थी यानी u थी, अब बाद में v हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हुई है इन सम टाइम t, तो उसका एक्सीलरेशन भी हुआ होगा। दैट व्हाट वी यूज्ड इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस के at, है ना। अगर आपका वेलोसिटी कुछ था और आपका वेलोसिटी बदल जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम, तो आप एक्सीलरेशन करते हैं, ये कंपलसरी फैक्ट है। तो हमने ये दोनों को मैनेज किया और इन दोनों को बताया कि ये दोनों सेम सिस्टम के लिए, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो हमने इक्वल किया, MEA इज इक्वल्स टू माइनस के EE, तो A इज फाउंड टू बी माइनस E कैपिटल E अपॉन ME। चेक करो, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है? आंसर पता चला कि यस, सारे इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज मेंटेन करते हैं, दैट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? भाई पता चला कि यस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सेम है। आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, बैटरी V वोल्ट की होगी, और V वोल्ट की बैटरी L लेंथ की पोटेंशियल को मेंटेन कर रही है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल V अपॉन L विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। मास इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.11 into 10 की पावर माइनस 31 kg। तो सब चीजें कांस्टेंट है, तो क्या एक्सीलरेशन बदल सकता है इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं, एक्सीलरेशन विल रिमेन सेम। किसका? सबका। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है, इसलिए मेरी इक्वेशन ये रहेगी। क्या यहां तक समझ में आ गया? प्लीज रिप्लाई विद यस, है ना। मैं इसके आगे बढ़ता हूं। श्रमी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ओके। श्रमी का क्वेश्चन है कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों हो जाती है? भाई श्रमी एक बात सुनो जरा, मैंने स्टार्ट से ही बताया था कि आपने क्या किया, आपने ये पूछा क्या इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे, तो क्या वो इस वॉल्यूम को छोड़कर कहीं जा रहे थे? तो पता चला नहीं। सो दे विल रिगेन, दे विल बी अटेनिंग देयर वेलोसिटीज कभी ना कभी। तो क्योंकि ये सिस्टम को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम का जो नेट कॉलिजन आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद उनका रिजल्ट क्या रहना है? वो कहीं गए तो है नहीं।
तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट तो कहीं दिखनी चाहिए थी ना, रिजल्टिंग वेलोसिटी तो कहीं दिखनी चाहिए थी ना तो रिजल्टिंग वेलोसिटी आई ना रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आई, तो वो विद इन द सिस्टम रह गए। और जब विद इन द सिस्टम रह गए तो उनकी वेलोसिटीज का सम कितना हो गया, 0। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स विल लीव द सिस्टम, और जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लीव करेंगे तो फिर आपके वेलोसिटीज बदल जाएंगे एंड देयर वेलोसिटीज का मीन कुछ होगा, ठीक है। तो उनके मीन की बात करने वाले हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए रिप्लाई कर दो यस से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बेटा, है ना। वीडियो इज क्लियर, परेशान मत हो सौरभ, है ना। सौरभ वीडियो इज क्लियर, परेशान मत हो। और आप अभी जब इसको ऑफ करके, यानी कि जब आप क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस वीडियो वाज क्लियर, है ना। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। तो मेरी इक्वेशंस हो गई है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन अपनी डिफाइन कर देता हूं। मेरी पहली इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। फिर मेरी इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन मैं इनको बोल रहा हूं, फिर तीसरी इक्वेशन मेरी ये हो गई, ठीक। चलो बाद में दिखा दूंगा मैं इनको। तो फिर जो फाइनल वेलोसिटीज मेरी थी, ठीक है, आई होप कि दिखाई दे रही होगी फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, हाँ दिख रही है। तो जो फाइनल वेलोसिटीज जो है उनका मीन लेना है, टेकिंग द मीन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, टेकिंग मीन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का मीन लेना है। और जब सेकेंड इक्वेशन का मीन लेंगे तो क्या मिलेगा, तो भाई इन पूरे फाइनल वेलोसिटीज का मीन, तो फाइनल वेलोसिटीज का मीन हो जाएगा v1 प्लस के v2 प्लस के डॉट प्लस के vn अपॉन n शुड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटीज का मीन u1 प्लस के u2 प्लस के डॉट प्लस के un अपॉन n प्लस a कॉमन, a सब में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। और टाइम का मीन ले लेंगे, दैट इज t1 प्लस के t2 प्लस के डॉट प्लस के tn अपॉन n, ठीक है, टाइम का मीन हो गया। तो जो मीन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज है यही है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिंपल से शब्दों में डिफाइन करें तो आप क्या बोलेंगे, द मीन ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, द मीन ऑफ द फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। अगर आप फाइनल वेलोसिटी का मीन लेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटीज का मीन लेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस के a कॉमन और t1 प्लस के t2 प्लस के डॉट प्लस के tn अपॉन n, ठीक। तो जो vd है जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं शुड इक्वल टू a इंटू टाउ। टाउ क्या है, टाउ इज t1 plus t2 plus k dot dot plus k tn upon n and it is known as average relaxation time। तो tau is known as average relaxation time, ठीक है, tau। तो फिर average relaxation time का मतलब क्या है ये भी जान लो भाई। इलेक्ट्रॉन एक बार, यानी कि एक कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहां टकराया और इससे टकराने के बाद दोबारा यहां टकराया, तो इन दोनों के बीच में दो टकराने के, यानी कि टू कॉलिजन्स के इन बिटवीन जो टाइम इंटरवल रहा है, ठीक है, द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज नोन एज
रिलैक्सेशन टाइम, कितनी देर वो रिलैक्स रहा, टक्कर नहीं हुई, है ना, तो उसे कहेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। और उनका एवरेज निकाल लो सबका, सारा टाइम का, तो उसे क्या बोल देंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एवरेज, सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम, सिंपली रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, दो कॉलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल। और उनका एवरेज निकाल लेंगे तो क्या बोल देंगे उसको हम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ, और टाउ बराबर t1 प्लस के t2 प्लस के t3 प्लस के tn अपॉन n, सबका मीन ले लेंगे, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन क्या हो गई vd की, दैट vd इज इक्वल्स टू a टाउ, और a कितना है, इक्वेशन नंबर 3 से चेक करो, a है माइनस ई अपॉन me, तो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन me इनटू टाउ, ठीक है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपकी एक डेरिवेशन होगी। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख दें हम ई की जगह पर, तो भैया पता है कि ई बराबर क्या हो जाना चाहिए, v अपॉन एल, तो मेरी जो vd की नोटेशन है दैट विल बी माइनस ई कैपिटल v अपॉन m इंटू एल इंटू टाउ हो जानी है मेरी इक्वेशन। एंड these are the derivations for drift velocity, ठीक है, ये क्या है, ये डेरिवेशन है किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। आई होप यू गॉट these derivations, you found these derivations very clear। एंड आपका एक टॉपिक आज मैंने कवर कराया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। प्लीज सब लोग एक बार कंफर्म कर दें कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया, ठीक है। सारी डेरिवेशन पूरी हो गई, यानी कि मैंने आपको बोर्ड पर हर एक चीज मेंशन करके दी है। जब आप तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखेंगे, और ये रहा आपका पूरा बोर्ड एक बार में। ओके श्रमी, ओके रिचा, चलिए सब लोग, बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक बार, है ना, एक बार वीडियो दोबारा से देखें। और जो लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी जो माहौल है ना, वीडियो देखने में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा लाइव सीखने में। वीडियो तब के लिए ज़रूरत पड़े या तब के लिए रखो जब आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, है ना। अभी आप तैयार कर रहे हो तो इसके लिए आप अच्छे से देखो, समझो, और फिर मुझे बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है नहीं, ठीक है। यू विल बी हैविंग योर क्लासेस रेगुलरली एट 7 AM। प्लीज टाइम से अटेंड करें, भले ही लेटे लेटे देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाने के लिए आप नोट्स बाद में बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नोट्स अभी बनाने। बिल्कुल 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 बेटा, अब ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सौरभ से बात बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। बाय बाय।